नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीफिक्स स्टडी पर। और अपनी इतिहास वाली सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए प्राचीन इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं। तो इससे पहले मैंने भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में आपको बताया था कि पहले जो कि धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथों से भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में क्या जानकारी मिलती है। उसके बाद जो कुछ विदेशी लेखक भारत आए थे, उन्होंने भारत के बारे में अपनी पुस्तकों में क्या लिखा है, उनके बारे में मैंने यूनानी लेखकों के बारे में बताया था। अब आज बारी है चीनी लेखकों के बारे में। जो चीनी लेखक भारत आए थे चीन से, उन्होंने भारत के बारे में क्या लिखा है अपनी पुस्तकों में। तो पहला जो चीनी लेखक आया था वो था फाहियान। और फाहियान एक चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ये एक चीनी यात्री था और इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। और इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। और यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। तो 14 वर्षों तक इसने भारत में रहा और यह भारत के लोगों को देखता रहा कि क्या कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। तो इसी को उसने अपने देश में जाकर अपने विवरण दिया और उस विवरण में इसने मध्य प्रदेश का वर्णन किया और उसकी संस्कृति के बारे में बताया था। दूसरा लेखक जो आया था वो था संयुगन। कौन था? संयुगन। और यह 1518 ईस्वी में भारत आया और इसने अपनी 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। तो यह 3 वर्षों तक भारत में रहा और इसने बौद्ध धर्म की जो प्राप्तियां थी, कि जो बौद्ध धर्म की ख्याति थी, उसका वर्णन किया इसने। और यह 1518 ईस्वी में भारत आया था और कुल 3 वर्षों तक यह भारत में रहा। तीसरे नंबर पर ह्वेनसांग आया था और यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो ह्वेनसांग जब भारत आया था तो किसका शासनकाल था? हर्षवर्धन का शासनकाल था। और ह्वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। तो सबसे पहले ह्वेनसांग भारत में कहाँ पहुंचा? तो सबसे पहले वह भारत की राज्य था एक कपिसा, तो वो पहले कपिसा में पहुंचा था। और भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। तो वह चीन कब लौटा? 645 ईस्वी में। कितने वर्षों तक भारत में रहा? 15 वर्षों तक भारत में ह्वेनसांग रहा। और वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित कर ले जाने के लिए आया था। तो उसने नालंदा में जो एक नालंदा विश्वविद्यालय है, उसने वहाँ पर अध्ययन किया और भारत से कई बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित करके वह ले गया। और इसका भ्रमण वृत्तांत CU की नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। तो इसका जो ये जितने देशों की इसने यात्रा की, उसको एक CU की इस नाम से एक प्रसिद्ध पुस्तक है। इसी में इसने 138 देशों सहित, जिसमें भारत भी शामिल है, इसका वर्णन इसने CU की नामक पुस्तक में किया है। और इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन भी किया है। और इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। और ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। तो यह भारत में आए, अपने भारत की संस्कृति के बारे में पता लगाया कि कैसे क्या लोग करते हैं भारत के। तो इसने भारत के बारे में बेसिकली यही बताया है अपनी CU की नामक पुस्तक में कि जो भारत के इनके अनुसार जो सिंध का राजा था वो शूद्र था और इन्होंने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और भगवान शिव की प्रतिमाओं का भी इसने पूजन किया था। नोट पॉइंट यहाँ पर एक है कि ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्वविद्यालय जो कि बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था इतिहास में, वह कौन था? तो वह था नालंदा विश्वविद्यालय। और इसके कुलपति कौन थे? तो इसके कुलपति थे आचार्य शीलभद्र। चौथा यात्री जो चीन की तरफ से भारत आया वह था 7वीं ईस्वी में आया हुआ भारत आया था। और इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। कौन आया था? इत्सिंग। कौन आया था? इत्सिंग आया था और 7वीं शताब्दी के अंत में यह भारत आया था। और इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय जो कि नालंदा में स्थित है और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में इसने अपना व्याख्यान दिया है। तो ये थी चीनी लेखकों के बारे में कुछ बात। आगे हम बात करते हैं अरबी लेखक जो कि भारत आए। इन्होंने भारत के बारे में क्या कहा, भारत के इतिहास के बारे में। तो पहला लेखक जो आया था वो था अल बरूनी। कौन था? अल बरूनी। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। और अल बरूनी
ख्वारिम या खीव का रहने वाला था। अलबर्नी कहाँ का रहने वाला था? ख्वारिज्म या खीव, जो कि आधुनिक रूप से तुर्कमेनिस्तान बन चुका है, इसका यह रहने वाला था। और इसने अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, इसके नाम से ये पुस्तक है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है भारत की खोज। इसने इस पुस्तक में भारत के बारे में लिखा है और आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कौन सी पुस्तक? किताब उल हिंद, या इसका दूसरा नाम क्या है? तहकीक ए हिंद, या फिर हिंदी में कहें तो भारत की खोज, जो कि इतिहासकारों के लिए आज एक महत्वपूर्ण स्रोत है इतिहास के बारे में जानने के लिए, जो कि भारत के इतिहास से संबंधित है। और यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतोल तथा मापन विधियों, मूर्तकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। तो इसमें 80 अध्याय थे, जिसमें धर्म और दर्शन, त्यौहार, यानी भारत के पूरे एकदम विज्ञान से लेकर के सामाजिक जीवन, जो कि रीति रिवाज थे, पूरा सबके बारे में इसने वर्णन किया है। और इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। तो इसने बहुत ही अच्छा वर्णन किया भारत के इतिहास का अपनी पुस्तक किताब उल हिंद में। और किताब उल हिंद में इसने भारत के राजपूत कालीन समाज का वर्णन किया और भारत के जो है धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि का भी सुंदर वर्णन किया है। दूसरा लेखक जो आया था अरब की तरफ से, वो था इब्न बतूता, और इसके द्वारा अरबी में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रेहला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेहला। इसने ये यात्रा वृत्तांत अरबी में लिखा था और 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। तो सबसे अच्छी जानकारी जो 14वीं शताब्दी के भारत को बताती है वह है इब्न बतूता द्वारा लिखी गई पुस्तक रेहला। इसी से भारत के बारे में, भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है इब्न बतूता के द्वारा अपनी पुस्तक रेहला में। और 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या फिर न्यायाधीश नियुक्त किया था। तो जो ये बहुत ही अच्छा था, इसकी विद्वानता, जो ये विद्वान था, इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का न्यायाधीश नियुक्त किया था 1333 ईस्वी में। किसको? इब्न बतूता को। अन्य लेखक जो भारत आए थे उनकी बात करें तो इनमें पहले थे तारानाथ, ये तिब्बती लेखक थे और इन्होंने कंगयूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की और इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो इन्होंने कंगयूर तथा तंगयूर, दो रचनाएं थी, ये ग्रंथ थे, इनकी रचना की और इनसे भी भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा जो आया था वो था मार्को पोलो, और मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था और इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। तो इसने जो विवरण दिया उसका विवरण, पांड्य इतिहास का अध्ययन अगर किसको करना है तो उसके लिए वो उपयोगी है। और मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के अंत में भारत की यात्रा करने आया था। आगे यहाँ पर कुछ जो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारियाँ हैं उनके बारे में बात करें तो भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह कौन है, किसे कहा जाता है? तो आप टिक कर सकते हैं सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। आगे बात करें तो 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई किससे वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं? बोगाज कोई एशिया माइनर, इसका दूसरा नाम क्या माना जाएगा? एशिया माइनर। और इससे वैदिक देवता जो कि मित्र, वरुण, इंद्र हैं और नासत्य हैं, नासत्य यानी अश्वनी कुमार के नाम इसमें मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के वेसनगर गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। मध्य भारत में भागवत धर्म जो कि विकसित था उसका प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस, किसका? हेलियोडोरस के वेसनगर गरुड़ स्तंभ से लेख प्राप्त होता है। तो इन्होंने जो कि विदिशा के नाम से है, हेलियोडोरस के विदिशा गरुड़ स्तंभ में इसने अपना लेख
करवाया था, उसी से भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है, जो कि मध्य भारत में स्थित है। और सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। सबसे पहले भारतवर्ष का जो है वर्णन कहाँ किया गया है, तो इसका वर्णन किया गया है हाथी गुम्फा अभिलेख में। और सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सोहगौरा अभिलेख है, और इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख किया गया है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष यानी दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन है, तो ये सोहगौरा अभिलेख है, और इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख किया गया है। और सबसे पहले भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। जो इसमें एक भीतरी स्तंभ लेख है, उससे जो भारत पर सबसे पहले होने वाला हूण आक्रमण था उसकी जानकारी भी मिलती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख शासन भानुगुप्त से प्राप्त होती है। सती प्रथा जो कि एक बहुत ही कुप्रथा थी, भारत में चालू थी, उसका जो पहला लिखित साक्ष्य है वो एरण अभिलेख से प्राप्त होता है, जबकि इसे अब राजा राम मोहन राय ने यहाँ पर सबने मिलकर हटा दिया है, सती प्रथा को समाप्त कर दिया है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया था, और रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीर नौपाषाणिक पुरास्थल बुर्जहोम से गर्तावास का साक्ष्य मिला है, और इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती हैं। यहाँ मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्तों को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित है। तो ये टू द पॉइंट सभी नोट्स हैं, इन्हें आप नोट करते जाइए या फिर धीरे धीरे इन्हें समझते जाइए। आगे है प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था, और इसी को साहित्य में कासार्पण भी कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया, और समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी अरिकमेडू से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है, यानी इतिहास में जो समुद्रगुप्त था वह संगीत का भी काफ़ी प्रेमी था। उसका प्रमाण उसके वीणा बजाती हुई मुद्रा जो कि सिक्के में दर्शाई गई थी उससे मिलता है। अरिकमेंडू जो कि पुडुचेरी के निकट एक स्थान है, इससे रोमन सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। तो आगे एक नोट पॉइंट है कि सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा, मलाया, कंबोडिया और जावा से स्थापित हुए। जो बर्मा है जो कि वर्तमान में म्यांमार है, मलाया स्वर्ण द्वीप है, कंबोडिया कंबोज है, और जावा यव द्वीप से इसका जो है संबंध स्थापित हुए थे भारत के सबसे पहले। कुछ महत्वपूर्ण अभिलेखों की बात करें तो ये अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख, जो कि तिथि रहित अभिलेख है, और इसे कलिंग राजा खारवेल ने लगवाया था। दूसरा अभिलेख मिलता है जूनागढ़ जो कि गिरनार है वर्तमान में, इसका अभिलेख, तो ये रुद्रदामन शासक के रूप में आया था। तीसरा है नासिक अभिलेख जो कि गौतमी बलफिरी शासक के शासनकाल में मिला। चौथा है यहाँ पर प्रयाग स्तंभ लेख जो कि समुद्रगुप्त शासक के रूप में मिला। और आगे है ऐहोल अभिलेख जो कि पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में मिला। यहाँ पर आगे है मंदसौर अभिलेख जो कि मालवा नरेश यशोवर्मन यशोवर्मन के शासनकाल में मिला। आगे है ग्वालियर अभिलेख जो कि प्रतिहार नरेश भोज के शासनकाल में मिला। भितरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त के शासनकाल में मिला। और देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन के शासनकाल में मिला। और अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? इपिग्राफी। किसका अध्ययन? अभिलेखों के अध्ययन को इपिग्राफी कहते हैं। आगे है उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला द्राविड़ शैली कहलाती है। और दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः यह वेसर शैली कहलाती है। और पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है, और एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायतन मंदिर के उदाहरण हैं कंदरिया महादेव मंदिर जो कि खजुराहो के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में है, लक्ष्मण मंदिर जो कि खजुराहो में है, और लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है, और दशावतार मंदिर जो कि देवगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इसमें एक और शामिल है गोंडेश्वर मंदिर जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये थी भारत की प्राचीन इतिहास से संबंधित कुछ जानकारियाँ।
अगली वीडियो में हम बात करेंगे भारत के प्रागैतिहासिक काल के बारे में। तो आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा समझ चुके होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। और हम आपके लिए एक सूचना लाए हैं कि अगर आप टेक से संबंधित वीडियो चाहते हैं या फिर टेक्नोलॉजी से संबंधित वीडियो चाहते हैं या फिर ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, तो आप हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उस चैनल का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। तो आप उस चैनल को विजिट करिए। अगर आपको चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए उस चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।